हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम लेकर के आए हैं पुष्पी पौधों में लैंगिक जनन का अगला टॉपिक, और वो है गुरु बीजाणु जनन। यानी आज का जो टॉपिक हमारा है वो महत्वपूर्ण होने के साथ साथ बहुत ही आवश्यक और इंटरेस्टिंग भी है। थोड़ा सा कुछ शब्दावली जो जीव विज्ञान की यानी बायोलॉजी की होती है, तो कहीं हिंदी और कहीं अंग्रेजी के जो शब्द होते हैं वो कई बार थोड़ा सा हमको कठिन लगते हैं। तो दोनों चीज़ों को यदि हम समझें, जो हमको सरल लगे उसी को यदि हम ध्यान रख लें तो निश्चित रूप से आपको कहीं कठिनाई नहीं जाएगी। बायोलॉजी अक्सर बच्चे कहते हैं कि कठिन होती है। कठिन बायोलॉजी नहीं होती है, बल्कि उसकी कुछ शब्दावली यानी उसकी जो भाषा होती है वह थोड़ा सा कठिन लगती है यदि हम पहली बार सुने तो। लेकिन उसको सतत यदि हम अभ्यास करते जाएं तो निश्चित रूप से हमको कठिन नहीं लगेगी। इसलिए हम प्रयास ये कर रहे हैं कि आपको हिंदी और अंग्रेजी दोनों वर्जन इसका बताने की कोशिश करें। ठीक है, तो चलिए आज का वीडियो हम शुरू करते हैं। आज है गुरु बीजाणु जनन, जिसको हम अंग्रेजी बोलते हैं मेगास्पोरोजेनेसिस। इसको क्या बोलते हैं? मेगास्पोरोजेनेसिस। मेगास्पोरोजेनेसिस इसका एक नाम और है, ध्यान रखना है आपको। गुरु बीजाणु जनन को हम और क्या कह सकते हैं? तो इसको हम कह सकते हैं मादा युग्मकोद्भिद। अब ऐसे भारी भारी शब्द आते हैं जो हिंदी में होते हैं, लेकिन यही हमारे समझ में नहीं आता है। मादा युग्मकोद्भिद का विकास। मादा युग्मकोद्भिद का मतलब होता है फीमेल गैमेटोफाइट। ठीक है ना? तो फीमेल गैमेटोफाइट का विकास कहें या गुरु बीजाणु जनन कहें, दोनों एक ही बातें हैं। ध्यान रखना है आपको। एनसीईआरटी की भाषा में जो शब्दावली लिखी हुई है उसका मतलब यह गुरु बीजाणु जनन और मादा युग्मकोद्भिद का विकास दोनों एक ही प्रकार का है, उसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, दोनों एक ही चीज है। अब सबसे पहले इसकी डिफिनेशन, इसकी परिभाषा समझ लेते हैं कि ये होता क्या है, गुरु बीजाणु जनन होता क्या है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है, कुछ शब्दावली की बात यहाँ पे कर लेते हैं कि गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु का बनना गुरु बीजाणु जनन कहलाता है। अब आपको ध्यान रखना है, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, जिसको हम क्या कहते हैं? मेगास्पोर मदर सेल। ठीक है, मेगास्पोर मदर सेल से गुरु बीजाणु यानी मेगास्पोर के बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन यानी मेगास्पोरोजेनेसिस कहलाती है। ध्यान से आपको समझ लेना है कि जो गुरु बीजाणु जनन का मतलब होता है, जो मेगास्पोर मदर सेल होती है यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु अर्थात मेगास्पोर के बनने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या कहलाती है? गुरु बीजाणु जनन कहलाती है। मतलब एक ऐसी सेल होती है, एक ऐसी कोशिका होती है जो गुरु बीजाणु के लिए, मादा युग्मकोद्भिद के लिए मातृ कोशिका का काम करती है, और वहीं से वही कोशिका अर्धसूत्री विभाजन के पश्चात मेगास्पोर का निर्माण करती है। इस प्रक्रिया में हमको
ये सारी चीजें जानना है। तो डिफिनेशन केवल 1 से 1.5 लाइन की है, चाहे उसको अंग्रेजी में आप याद करें चाहे हिंदी में याद करें, दोनों एकदम वर्जन ठीक रहेगा। 1.5 लाइन से ज्यादा की परिभाषा नहीं है, आपको ध्यान रखना है। कई बार यहाँ से प्रश्न आता है गुरु बीजाणु जनन क्या है, तो आपको बस इतना सिर्फ लिखना है कि जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से गुरु बीजाणु के बनने की जो प्रक्रिया है, उस प्रक्रिया को ही गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। थोड़ा और अच्छा लिखना चाहें तो ऐसा भी लिख सकते हैं कि जो बीजांड काय है, ठीक है ना, यानी ओव्यूल का बीजांड, जो अभी आपने पिछले वीडियो में पढ़ा है बीजांड, तो बीजांड के अंदर जो बीजांड काय है, जो बीजांड के अंदर बीजांड काय है, उस बीजांड काय की कोशिका में से जो मदर मेगा स्पोर मदर सेल होती है, यानी गुरु बीजाणु मातृ कोशिका होती है, उससे गुरु बीजाणु बनने की जो प्रक्रिया होती है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु जनन कहते हैं। मुझे लगता है आपको समझ में आ गया होगा। चलिए थोड़ा सा अब इसकी प्रोसेस पूरा, क्योंकि ये तो परिभाषा थी, अब इस परिभाषा के अनुरूप हमको मेगा स्पोर बनने तक की प्रक्रिया को समझना है। बहुत इजी है, फिगर पहले से हमने बना लिया है, वैसे ज्यादा कठिन फिगर है नहीं, बस आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान देना है। अब जैसे ये पहला जो फिगर यहाँ पे आपको दिख रहा है, ये क्या है, यह एक बीजांड काय है। क्या है ये, बीजांड काय, जिसे हम न्यूसेलस कहते हैं। ध्यान रखना है, यह एक बीजांड काय है, और बीजांड काय कहाँ होता है, तो बीजांड के अंदर होता है, जो बीजांड का मुख्य भाग होता है। ये पिछली वीडियो में बीजांड की संरचना में हमने समझ लिया है। यदि इस वीडियो को आपने नहीं देखा है तो हमारे प्लेलिस्ट में जाकर के और इसको आप देख सकते हैं, बीजांड की संरचना, ठीक है। तो बीजांड काय जो होता है, यह एक बीजांड का मुख्य भाग होता है। तो बीजांड काय यानी न्यूक्लियस यहाँ पे बना हुआ है। इस न्यूक्लियस में जो बीजांड द्वार होता है, ध्यान रखना है, जो बीजांड द्वार या माइक्रोपाइल होता है, उधर की जो कोशिकाएं होती है, उन कोशिकाओं में से एक कोशिका अपने आकार में कुछ इस प्रकार से परिवर्तन करती है कि वह थोड़ा अलग प्रकार से दिखने लगती है, ठीक है ना। जैसा कि आपको दिख रहा है, ये यदि इसका बीजांड द्वार है, यदि हम ऐसा समझे ये बीजांड द्वार है, तो यहाँ की जो कोशिका है ये थोड़ा अलग है संरचना में, आकार में बड़ी हो गई, थोड़ा आकार में अलग प्रकार की दिखने लगी। बाकी शेष कोशिकाएं हैं, चूंकि बीजांड काय क्या है, कोशिकाओं का पुंज होता है, उन्हीं कोशिकाओं के पुंज में से जो बीजांड द्वार की तरफ कोशिकाएं होती हैं, उनमें से एक कोशिका जो होती है अपने आप को अलग दिखाने की कोशिश करती है, और वही जो अलग दिखाने की कोशिका कोशिश कर रही है, उसी को हम क्या कहते हैं, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका कहेंगे। क्या कहेंगे उनसे, गुरु बीजाणु मातृ कोशिका, यानी मेगा स्पोर मदर सेल कहेंगे। ध्यान रखना है, यहां से हमारा सफर शुरू होता है, किस चीज के लिए, ये होता है हमारा गुरु बीजाणु जन्म के लिए या मादा युग्मकोद्भिद के विकास के लिए, ठीक है ना। तो अब आपको यहां से ध्यान रखना है कि गुरु यानी कि जो बीजांड काय है, उस बीजांड काय के कौन से गुरु बीजाणु मातृ कोशिका से हमको सफर की शुरुआत करनी है। यहां से जब आगे चलते हैं तो ये कोशिका आगे चल करके क्या करती है कि अर्धसूत्री विभाजन करती है। क्या करती है, वह अर्धसूत्री विभाजन करेगी। और अर्धसूत्री विभाजन में जैसा कि आपने सुना ही होगा कि अर्धसूत्री विभाजन में 2 बार विभाजन होता है। एक बार क्या होगा, केंद्रक अवरुद्ध हो जाएंगे, और दूसरी बार केंद्रक कितने हो जाएंगे, 4 हो जाएंगे, यानी कि 4 कोशिकाएं बनेगी लास्ट में। ये अर्धसूत्री विभाजन का क्या होता है, लक्षण होता है। तो आपको ध्यान रखना है। तो पहला जो डिवीजन होगा, पहला जो विभाजन होगा, उसमें 2 कोशिकाएं बनी, ठीक है ना, जो अगुणित हो जाएंगी। यहाँ पर जो कोशिकाएं थी 2 गुणित थी, 2n थी, लेकिन जब यहाँ पे विभाजन हो तो ये n हो गई, ठीक है ना, अगुणित हो गई। अब ये जो कोशिकाएं दोनों बनी है, चूंकि ये जो गुरु बीजाणु मातृ कोशिका थी, इसमें विभाजन हुआ, पहला अर्धसूत्री विभाजन हुआ, और इस पहले अर्धसूत्री विभाजन से 2 कोशिकाएं यहाँ पे बन गई, और ये दोनों कोशिकाएं कैसी थी, अगुणित थी, यानी हैप्लॉइड थी, और ये क्या कहला गई, गुरु बीजाणु द्वितीयक कहला गई। क्या कहला गई, हिंदी में जाने तो गुरु बीजाणु द्वितीयक कहला गई, यानी मेगा स्पोर सेकेंडरी, ठीक है ना, द्वितीयक मेगा स्पोर की 2 कोशिकाएं यहाँ पे बन जाती है। अगला जो विभाजन होता है अगले टर्न में, तो अगला विभाजन जब होगा, इनमें फिर से एक विभाजन होगा, और ऐसी सिचुएशन में 4 कोशिकाएं यहाँ पर व्यवस्थित हो जाती, बन जाती है, और यहाँ पर अर्धसूत्री विभाजन क्या हो जाता है, पूरा हो जाता है, ठीक है ना। 4 कोशिकाएं लाइनअप में, एक लाइन में व्यवस्थित हो जाती है। इसको क्या कहते हैं, मेगा स्पोर टेट्राड कहेंगे, यानी गुरु बीजाणु चतुष्टय, यानी चतुष्ट कहेंगे, ठीक है ना।
तो गुण बीजाणु चतुष्टक बनता है। यानी जब अर्धसूत्री विभाजन किसमें होता है, गुण बीजाणु मात्र कोशिका में, तो पहले विभाजन में 2 कोशिकाएं बने, जिनको हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर सेकेंडरी कहेंगे, द्वितीयक कहेंगे। और फिर जब उसमें अगला विभाजन जब होगा अर्धसूत्री का, द्वितीयक विभाजन होगा, तो 4 कोशिकाएं बन जाएगी जो एक लाइन से व्यवस्थित होती है। और ये लाइन से जब व्यवस्थित होती है तो इसको हम क्या कहेंगे, गुण बीजाणु चतुष्टक यानी मेगास्पोर टेट्राड कहेंगे। टेट्राड की स्थिति यानी चतुष्क की स्थिति यहाँ पे बन जाती है। अब आपको ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि हमने यहाँ पे तो पूरा बीजांड बनाया है, यहाँ पे केवल एक कोशिका ले लिया है, 2 कोशिकाएं हो गई। तो आपको ध्यान रखना है कि ज्यादा बनाने की आवश्यकता आपको नहीं है। यहाँ पर शेष कोशिकाएं तो इसके इर्द गिर्द हैं, क्योंकि ये पूरी प्रक्रिया किसके अंदर चल रही है, बीजांड काय के अंदर चल रही है। तो आपको इमेजिन करना है कि ये बीजांड के अंदर ही प्रक्रिया चल रही है, इसलिए बाकी की जो कोशिकाएं हैं उनको बनाने की आवश्यकता नहीं है, आपको बस समझने की जरूरत है। तो यहाँ पे 4 कोशिकाएं यानी गुण बीजाणु चतुष्टक बन गया है। अब क्या होगा, अब इसमें से जो 3 कोशिकाएं हैं, ऊपर की 3 कोशिकाएं हैं, ये कैसी होती हैं, ये नष्ट होने लगती हैं, धीरे धीरे अपहासित होने लगती हैं, ठीक है, अब विकसित होने लगती हैं, ठीक है, और निष्क्रिय हो जाती हैं। आप ऐसा समझ लीजिए कि ये 3 कोशिकाएं ऊपर की जो है वो कैसे हो जाएगी, निष्क्रिय हो जाएंगी। केवल ये कोशिका क्या हो जाएगी, सक्रिय रहेगी, ये एक्टिव रहेगी, सक्रिय रहेगी। और ये कैसी हैं, 3 कोशिकाएं क्या हो गई, निष्क्रिय हो गई, ठीक है। तो इनको अब हम छोड़ देते हैं, केवल एक कोशिका जो सक्रिय है, जो आगे चल के हमारा काम करेगी, जो आगे चल करके इस प्रक्रिया को आगे बढ़ाएगी, हम केवल उस कोशिका को ले रहे हैं, ठीक है। तो ये सक्रिय कोशिका हो गई। अब इस कोशिका को आगे लेके चलते हैं, तो ये थोड़ा आकार में बड़ी होती है, इसमें जीव द्रव्य वगैरह संग्रह होता है। तो जब आकार में बड़ी होती है तो इसके अंदर विभाजन की प्रक्रिया चलने लगती है, ठीक है ना। इसके अंदर विभाजन होता है, लेकिन ये विभाजन थोड़ा अलग प्रकार का होगा कि इसके केवल केंद्रक का, यानी केवल इसमें कैरियोकाइनेसिस होगा। प्रारंभ में केवल कैरियोकाइनेसिस होगा, साइटोकाइनेसिस नहीं होगा, इस बात को ध्यान रख लेना। तो कैरियोकाइनेसिस मतलब केंद्रक विभाजन। तो यहाँ पर जो एक कोशिका यहाँ पे जो सक्रिय बची है, गुरु बीजाणु चतुष्टक की जो एक कोशिका यहाँ पे जो सक्रिय है, उस कोशिका के अंदर केंद्रक का विभाजन होने लगता है। यानी केंद्रक विभाजित होकर के पहले जब विभाजन होगा तो 2 केंद्रक बनेंगे, माने 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे बनेंगे। यानी पूरी तरह से केंद्रक, विकसित केंद्रक नहीं बनेंगे, सबसे पहले ये विभाजित होंगे तो 2 केंद्रक बनेंगे, ठीक है। 2 न्यूक्लियाई यहाँ पे बन गए। अब 2 न्यूक्लियाई जो बने, 2 केंद्रक यहाँ पे बन गए, तो उनका अगला विभाजन फिर से होगा समसूत्री केंद्रकों का। तो उस विभाजन में ये क्या हो जाएंगे, क्योंकि एक चीज यहाँ पे और हो रहा है, एक विभाजन जब यहाँ पे होता है केंद्रक का, तो इन केंद्रकों के बीच कुछ वैक्यूल रिक्तिकाएं आ जाती है। यहाँ पर कुछ रिक्तिकाएं ऐसी आ जाती हैं जिनकी वजह से केंद्रक दोनों ध्रुवों की ओर चले जाते हैं। क्योंकि ये कोशिका है और कोशिका का एक ध्रुव ये है, एक ध्रुव ये है, तो दोनों केंद्रक जो है धीरे धीरे वैक्यूल की वजह से ये कहाँ जाने लगते हैं, दूर जाने लगते हैं और ये ध्रुवों की ओर पहुंच जाते हैं। और ध्रुवों की ओर जैसे पहुंचते थे इनमें पुनः विभाजन होता है। तो यहाँ पर ध्रुवों पर एक के बजाय 2 केंद्रक हो गए, 2 केंद्रक इस ध्रुव में, 2 केंद्रक इस ध्रुव में। फिर आगे जब आगे की प्रक्रिया में पुनः इनमें एक विभाजन होगा केंद्रकों में, और ये केंद्रक 2 के बजाय कितने हो गए, 4। फाइनली 4 केंद्रक एक ध्रुव में इकट्ठे हो जाएंगे, ठीक है। अभी तक कोशिका का निर्माण यानी भित्ति के निर्माण की प्रक्रिया नहीं शुरू हुई। अब अगली सिचुएशन क्या होगी, इसका फाइनली जो सिचुएशन होगी, तो अब इनमें से एक केंद्रक, ध्यान देना है, 3-4 केंद्रक में से एक केंद्रक केंद्र की ओर इधर से आएगा, एक केंद्रक केंद्र से ध्रुव से केंद्र की ओर यहाँ है, और 2 केंद्रक एक इधर से एक इधर से, दोनों केंद्रक कहाँ पहुंच जाएंगे, कोशिका के केंद्र में पहुंच जाएंगे, ठीक है ना। और ऐसी सिचुएशन में जब यहाँ पे केंद्रक आ जाएंगे तो सभी कोशिकाओं में क्या होने लगता है, भित्ति का निर्माण होना शुरू हो जाता है, सेल वॉल बनने लगती है, और जिससे कोशिका अस्तित्व में आ जाती है। यानी ये सभी कोशिकाएं क्या हो जाती है, अस्तित्व में आ जाती हैं। अतः इस वजह से इस ध्रुव में यदि देखें तो 3 कोशिकाएं, और इस ध्रुव में भी 3 कोशिकाएं बन जाती हैं पूर्णतः विकसित। और सेंटर में यदि देखें तो कोशिका तो एक ही है, लेकिन केंद्रक इसमें 2 रहेंगे, ठीक है ना। एक कोशिका और 2 केंद्रक हो गए, क्योंकि एक केंद्रक इधर से आया, एक केंद्रक इधर से आया। तो फाइनली ये विकसित हो गया काहे में, मेगास्पोर में। यहाँ पर ये क्या बन गया, मेगास्पोर, यानी जिसको हम कहते हैं एम्ब्रियो सैक। ध्यान देना है थोड़ा सा, एम्ब्रियो सैक को ही हम क्या कहेंगे, मेगास्पोर यानी गुण बीजाणु कहेंगे। तो एम्ब्रियो सैक,
तो अब यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो 3 कोशिकाओं का समूह यहाँ पे बना हुआ है, 3 कोशिकाओं का समूह यहाँ पे बना है, तो इनका नाम क्या है और ये क्या करती है अभी हम आपको बताने वाले हैं। और जो केंद्रक, जो यहाँ पे केंद्र में, सेंटर में, कोशिका के सेंटर में ये 2 केंद्रकों की एक कोशिका बनी हुई है। तो चलिए बताते हैं आपको कि ये जो पूरा एक कोशिका थी, ये एक पूरा भ्रूण कोश में बदल गया है। ये कोशिका आकार में बढ़ जाती है, भ्रूण कोश का निर्माण कर लेती है और उस भ्रूण कोश के अंदर 3 कोशिकाएं इसके ठीक ऊपर की तरफ हैं, जिनको हम क्या कहेंगे, एंटीपोडल सेल। यदि याद आपको आया होगा तो बीजांड की संरचना में हमने शीर्ष की तरफ एंटीपोडल सेल, यानी जिनको हम क्या कहते हैं, प्रतिमुख कोशिकाएं, प्रतिमुख कोशिकाएं, या इन्हीं को एनसीईआरटी की भाषा में प्रतिव्यासांत कोशिकाएं भी कहते हैं, ठीक है ना। तो एंटीपोडल सेल यानी 3 कोशिकाओं का जो समूह ये देख रहे हैं, ये क्या है, एंटीपोडल सेल है, प्रतिमुख कोशिकाएं हैं। इसी प्रकार से दूसरे विपरीत दिशा में जो बीजांड की तरफ यहाँ 3 कोशिकाओं का समूह है, उनमें से एक कोशिका बड़ी होती है, 2 कोशिकाएं छोटी होती है। जो बड़ी वाली कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, एग सेल यानी अंड कोशिका, अंड कोशिका, ठीक है। और जो 2 कोशिकाएं होती है वो सहायक कोशिकाएं होती है। कौन सी कोशिकाएं, सहायक कोशिकाएं, जिन्हें हम सिनर्जिड कोशिकाएं यानी सिनर्जिड सेल कहते हैं। सेंटर में आपको ध्यान रखना है, सेंटर में जो 2 केंद्रकों से बनी कोशिका होती है उसको हम क्या कहते हैं, पोलर न्यूक्लियस, यानी पोलर न्यूक्लियाई या न्यूक्लियस, जिसको हम ध्रुवीय कोशिका कहेंगे, ध्रुवीय केंद्रक कहेंगे, या द्वितीयक कोशिका या सेकेंडरी सेल्स कहेंगे। क्योंकि यह 2 न्यूक्लियस से बनी हुई है, इसलिए यह 2n होती है। कैसी होती है, 2n। शेष जितनी भी कोशिकाएं हैं वो कैसी होती है, n होती है, हैप्लॉइड होती है। केवल ये कोशिका सेंटर की जो है ये कैसी होती है, डिप्लॉइड होती है, द्विगुणित होती है। अब यहां से क्वेश्चन बनता है कि जो एक मेगा स्पोर होता है, अर्थात एम्ब्रियो सैक जो होता है, उस वह निम्नलिखित में से किन कोशिकाओं से मिलकर बना हुआ है, या ऐसा पूछ सकता है कि कितने कोशिकाओं से और कितने केंद्रकों से मेगा स्पोर बना होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि बना होता है ऐसा भी पूछ सकता है और होता है ऐसा भी पूछ सकता है। मतलब मेगा स्पोर में कितनी कोशिकाएं और कितने केंद्रक होते हैं, ऐसा सही प्रश्न करिए। तो मेगा स्पोर में कितनी कोशिकाएं हैं तो गिन लीजिए, 1 2 3 4 5 6 7। कितनी कोशिकाएं हैं, 7 कोशिकाएं। केंद्रक गिन लीजिए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 केंद्रक। तो आपको ध्यान रखना है कि मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु यानी एम्ब्रियो सैक के अंदर 7 कोशिकाएं और 8 केंद्रक होते हैं। ये आपको ध्यान रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। और जिस प्रकार से ये आपको जब इसकी पढ़ते हैं तो आपको कठिनाई महसूस होती है, लेकिन समझने के पश्चात आपको बहुत ही सरल लगने लगेगा, ये हम उम्मीद करते हैं। चलिए इसी तरह से इंटरेस्टिंग टॉपिक लेके हम आपके पास आते रहेंगे। धन्यवाद।